सबसे पहले मैं बताऊं कि कल जो आप लोगों को एक व्यंजक जो बताया था, कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, उसमें नीचे जाके एक दो लाइन मिस हो गया हमसे। सो के उठे थे और बस गिर गए, उसी में थोड़ा सा मिस हो गया, उसका सुधार कर लीजिएगा। यानी लेक्चर 14 में सुधार कर लीजिएगा। वहाँ हमने दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन डी भी ए बी इज इक्वल टू दी, वो क्या था कि क्या आया हुआ था वहाँ पर, तो वो शायद आया हुआ था सिग्मा बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन डी आर बटा आर, और ये था ए टू बी। तो क्या हो गया, तो ये हो गया माइनस भी, और ये आपको भी है, और ये आपको भी। तो आ गया था कि ये भी है, ये भी इज इक्वल टू दी सिग्मा बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लॉग ई पर आर, और ये हो गया ई, ये हो गया बी। इम्प्लाई दैट ये भी और ये लिमिटिंग वैल्यू बदल के भी और भी कर दिया, माइनस खत्म हो गया, बराबर सिग्मा बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 लॉग ई पर भी माइनस लॉग ई पर ई। इम्प्लाई दैट भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू सिग्मा बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लॉग ई पर बी बटा ई। वो ए बटा बी लिख दिए हम, वो होगा बी बटा ए। और क्या है कि C बराबर, चूँकि C बराबर Q बटा भी ए माइनस भी बी, इम्प्लाई दैट C बराबर Q के बदला में सिग्मा अल्फा, और ये सिग्मा अल्फा इन, अब क्या है कि ये रखा जाएगा भी ए माइनस भी बी के बदला में, तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, सिग्मा लॉग ई इंटू बी बटा ए। इम्प्लाई दैट C बराबर ये सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन 0 अल्फा बटा 2 सॉरी, ये आपको एल क्यू के बदला में यूनिट लेंथ लिए थे, तो यूनिट लिए थे तो सिग्मा एल बटा
2.3026 log 10 पर b/a, यही आपका रिजल्ट होना चाहिए। ये उसमें आप लोग सुधार लीजिएगा, इतना सुधार लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ग्रुपिंग ऑफ, तो बात समझ गए होंगे पहले कि कल जो लेक्चर 14 में कैपेसिटी ऑफ सिलिंडरिकल प्लेट कैपेसिटर जो बनाए थे वो सब कुछ सही है, लेकिन अंत में आकर के ये लिमिटिंग वैल्यू लेने में थोड़ा सा इसको बैठाने में हमने गलत कर दिया है, उसको सुधार लीजिएगा पहले और तब आगे आज चलें। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, दो या दो से अधिक संधारित्र को, दो या दो से अधिक कैपेसिटर को नियमानुसार जोड़ दिया जाए तो इसे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कहा जाता है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी, समतुल्य धारिता बढ़ाने के लिए किया जाता है या घटाने के लिए किया जाता है। तो बात को दिमाग में रखिए कि दो या दो से अधिक कैपेसिटर को नियमानुसार जोड़कर समतुल्य धारिता घटाई जाए या बढ़ाई जाए तो इस अरेंजमेंट को, इस व्यवस्था को ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कहा जाता है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर दो तरह से होता है। एक होता है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज, और दूसरा होता है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल, यानी श्रेणी में संधारित्रों का समूहीकरण और समानांतर में संधारित्रों का समूहीकरण। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। दो या दो से अधिक कैपेसिटर लिए जाएं और प्रत्येक कैपेसिटर के कंडेंसिंग प्लेट को अगले कैपेसिटर के कलेक्टिंग प्लेट से जोड़ दिया जाए तथा अंतिम कैपेसिटर के कंडेंसिंग प्लेट का अर्थिंग कर दिया जाए तो इसी ग्रुपिंग को ग्रुपिंग ऑफ सीरीज, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये कि ये एक कैपेसिटर लिया, ये एक कैपेसिटर लिया, ये एक कैपेसिटर लिया, 3 कैपेसिटर पर दिखा रहे हैं। X1 Y1 एक कैपेसिटर हो गया जिसकी धारिता C1 है और प्लेट्स के बीच का विभवांतर V1 है। X2 Y2 दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी C2, प्लेटों के बीच का विभवांतर V2। X3 Y3 तीसरा कैपेसिटर
कैपेसिटी C3 और इन प्लेटों के बीच का विभवांतर V3 है। तो क्या कह रहे हैं कि पहला कैपेसिटर X1 Y1 के कंडेंसिंग प्लेट Y1 को अगले कैपेसिटर X2 Y2 के कलेक्टिंग प्लेट X2 से जोड़ दिया जाए। फिर इस कैपेसिटर के कंडेंसिंग प्लेट Y2 को X3 Y3 के कलेक्टिंग प्लेट X3 से जोड़ दिया जाए और अंतिम कैपेसिटर के कंडेंसिंग प्लेट का अर्थिंग कर दिया जाए। तो इसी व्यवस्था को हम लोग वो क्या कहते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज बोलते हैं। अब इस प्लेट पर यानी प्लेट X1 पर +Q आवेश दिया जाए तो Y1 के इनर सरफेस पर -Q और आउटर सरफेस पर +Q आवेश प्रेरित होकर X2 पर चला जाता है, जिसके कारण Y2 के इनर सरफेस पर -Q और आउटर सरफेस पर +Q आवेश प्रेरित होकर X3 पर चला जाता है, जिसके कारण Y3 के इनर सरफेस पर -Q और आउटर सरफेस पर +Q आवेश प्रेरित होता है। लेकिन यह प्रेरित +Q आवेश अर्थिंग के कारण न्यूट्रलाइज हो जाता है। अगर प्लेट X1 और प्लेट Y3 का पोटेंशियल डिफरेंस भी हो तो V बराबर V1 + V2 + V3 and from V बराबर Q/C V हाइव। तो इस कैपेसिटर की ये ग्रुपिंग की समतुल्य धारिता C मान लेते हैं। तो V के बदला में क्या हो जाएगा कि V के बदला में हो जाएगा Q/C। V1 के बदला में Q/C1, V2 के बदला में Q/C2, V3 के बदला में Q/C3 imply that 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इस प्रकार पता चला कि कैपेसिटर्स को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो समतुल्य धारिता का मान घट जाता है। तो याद रखें कि कैपेसिटर का समूहीकरण श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, सीरीज ऑर्डर में किया जाए तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी घट जाता है। अब ये 2 नंबर पर आते हैं तो इसमें बोला जाता है कि 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर लिए जाएं। ये X1 Y1 धारिता C1 X2 Y2 धारिता C2 X3 Y3
कैपेसिटी C3 मान लिया। तो इसमें कहा जाता है कि दो या दो से अधिक कैपेसिटर लिए जाएं और प्रत्येक कैपेसिटर के कलेक्टिंग प्लेट्स को एक बिंदु पर और कंडेंसिंग प्लेट्स को दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाए तो इस ग्रुपिंग को ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल कहा जाता है। समानांतर क्रम में संधारित्रों का समूहीकरण कहा जाता है। अब क्या है कि इस पर प्लस Q आवेश दिया जाता है तो A पर पहुंच के आवेश 3 टुकड़े में हो जाता है। माना कि इसका प्लस Q1 भाग X1 पर चला गया, प्लस Q2 भाग X2 पर चला गया, प्लस Q3 भाग X3 पर चला गया, तो Y1 के इनर सरफेस पर माइनस Q1 और आउटर सरफेस पर प्लस Q1, इनर सरफेस पर माइनस Q2, आउटर सरफेस पर प्लस Q2, इनर सरफेस पर माइनस Q3, आउटर सरफेस पर प्लस Q3 प्लस Q3 प्रेरित होकर B पर जाता है, जिसका कि ऑलरेडी हम लोगों ने अर्थिंग कर दिया है। तो ये अर्थिंग में जाने वाला आवेश यानी कि अर्थिंग द्वारा न्यूट्रलाइज आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा और ये अर्थिंग के कारण न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये तीनों कैपेसिटर बिंदु A और B के बीच जुड़े हैं, तो बिंदु A और B का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस अगर V हो तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। अब क्या है कि आप कह रहे हो कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड Q बराबर होता है VC। तो क्या हो गया, अगर इसका समतुल्य कैपेसिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटी C माने तो Q के बदला में VC, Q1 के बदला में VC1, Q2 के बदला में VC2, Q3 के बदला में VC3 इम्प्लाई दैट C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस प्रकार इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मान बढ़ जाता है। पैरेलल ऑर्डर में जोड़ने पर कैपेसिटर्स को पैरेलल ऑर्डर में जोड़ने पर इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मान बढ़ जाता है और सीरीज ऑर्डर में जोड़ने पर इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मान घट जाता है। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और है, वो भी बता देते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी ख़त्म हो जाएगा। तो आइए वो भी देखते हैं। वो क्या है, तो वो है वांडी ग्राफ जनरेटर। वांडी ग्राफ
जनरेटर। इस जनरेटर को 1931 ईस्वी में प्रोफेसर वांडी ग्राफ ने नोकों की कलेक्टिंग क्रिया और डिस्चार्ज क्रिया, विसर्जन क्रिया के सिद्धांत पर बनाया। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि वांडी ग्राफ जनरेटर को 1921 ईस्वी में प्रोफेसर वांडी ग्राफ द्वारा चालक के नोकों की विसर्जन एवं संग्राहक क्रिया के सिद्धांत पर बनाया गया है। इसके द्वारा लाखों वोल्ट का विभवांतर प्राप्त किया जाता है। अब क्या है कि इसमें आपको धातु का एक बड़ा सा खोखला गोला होता है। ये धातु का एक बड़ा सा खोखला गोला होता है। ये खोखला गोला होता है। इस खोखले गोले में दो खिड़की C1 एवं C2 रहते हैं और इस गोले के केंद्र पर ये गोला एक विद्युत रोधी स्तंभ पर टिका रहता है। ये हमने माना कि विद्युत रोधी स्टैंड डी है। ये विद्युत रोधी स्तंभ डी पर टिका रहता है, खड़ा रहता है। और क्या है कि इसके केंद्र पर अचालक पदार्थ से बना एक घिरनी रहता है और यहाँ पर भी अचालक पदार्थ से बना एक घिरनी W1 और W2 रहता है। ये घिरनी मतलब पुली। जैसे आप आटा पीसने वाले चक्की देखते हैं तो चक्की के बाहर इतना बड़ा पुली लगा रहता है और एक पुली इंजन पर लगा रहता है। इस पुली पर भी पट्टा चढ़ा देते हैं और इंजन के पुली पर पट्टा चढ़ा देते हैं। तो इंजन चलता है तो पट्टा भी चलता है और पट्टा चलता है तो आटा पीसने वाला चक्की भी चलता है। तो उसी तरह का ये दोनों अचालक पदार्थ से बना हुआ पुली है, घिरनी है। और क्या है कि वो आपके चक्की वाला मशीन में पट्टा होता है और वो पट्टा आप देखते हैं अचालक पदार्थ से बना रहता है। उसी तरह से जिस तरह से वहाँ पट्टे को दोनों पुलियों पर चढ़ा दिया जाता है, उसी तरह से इन दोनों पुलीज को हम लोग जो है अचालक पट्टा से जोड़ देते हैं। इस पट्टा को PP डैश मान लेते हैं, P1 P2 मान लेते हैं। इसमें धातु से बना एक नोकीला कंघी के तरह का, जैसे बाल झाड़ने वाला कंघी होता है, उसी तरह का एक चालक छड़ लगा रहता है। इसका नाम हम बी दे देते हैं। ये आपको चालक छड़
और इस पर कंघी के जैसे नोक है और ये नोक पट्टे के अत्यंत समीप होते हैं। यह पूरी व्यवस्था धातु यानी मेटल के एक मजबूत टंकी में, बहुत ही मजबूत टंकी में बंद रहता है। इस टंकी का नाम हम Z1 Z2 रख देते हैं। इस टंकी में दो टोटियां लगे रहते हैं। जिस प्रकार से साइकिल में हवा भरने के लिए एक टोटी लगा रहता है, उसी से हवा भर भी सकते हैं और उसी से हवा निकाल भी सकते हैं। उसी तरह से इसमें दो टोटियां लगा रहता है। इनके द्वारा टंकी के भीतर हवा के दाब को घटाई या बढ़ाई जाती है। इसमें डॉट द्वारा, यहाँ पर एक डॉट है और इस डॉट द्वारा इसमें एक चालक छड़ लगा रहता है और ये चालक छड़ नुकीला होता है और इस चालक छड़ का नोक जो है, ये चालक छड़ का नोक पट्टे के अत्यंत समीप रहता है। फिर क्या है कि डॉट द्वारा यहाँ पर भी एक चालक छड़ लगा रहता है और इस चालक छड़ का संबंध वो क्या है कि गोला M से रहता है। इसका नाम हमने E रख दिया और इसका नाम हमने ये क्या है कि F रख दिया। तो इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक बार इसको सुन लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए कि वान डी ग्राफ जनरेटर को 1931 ईस्वी में प्रोफेसर वान डी ग्राफ द्वारा धातु के नोकों की विसर्जन एवं संग्राहक क्रिया के सिद्धांत पर बनाया गया है। इसके द्वारा इस यंत्र को कम विभवांतर देकर लाखों वोल्ट का विभवांतर प्राप्त किया जा सकता है। तो उसके बाद ये फिगर बनेगा और फिगर के बारे में अब लिखेंगे कि वान डी ग्राफ जनरेटर में मेटल का बना एक खोखला गोला M होता है जो विद्युत रोधी स्तंभ D पर टिका रहता है। इस गोला में दो खिड़कियां C1 और C2 रहते हैं, जबकि गोला के केंद्र पर घिरनी अचालक पदार्थ से बनी घिरनी W1 व्यवस्थित रहता है। यह घिरनी अचालक पट्टा P1 P2 द्वारा अचालक घिरनी W2 से जुड़ा रहता है। गोले के भीतर धातु से बना नोकदार नोकीला छड़ भी व्यवस्थित रहता है, जो जिसका नोक पट्टे के अत्यंत समीप रहता है। यह पूरी व्यवस्था धातु के एक मजबूत टंकी Z1 Z2 में बंद रहता है। इस टंकी में दो टोटियां T1 और T2 लगे रहते हैं, जिनके द्वारा टंकी के भीतर हवा के दाब को परिवर्तित किया जा सकता है। इस मशीन में डॉट द्वारा नोकीला छड़ A व्यवस्थित रहता है, जिसका नोक पट्टे के अत्यंत समीप रहता है।
जबकि डॉट द्वारा एक सुचालक छड़ F व्यवस्थित रहता है जिसका संपर्क गोला M के बाहरी पृष्ठ से रहता है। अब किसी मशीन द्वारा, मोटर द्वारा इस घिरनियों को तीव्र गति प्रदान किया जाता है। जिस प्रकार से आप मशीन चलाते हैं तो चक्की का पुली पट्टा बहुत तेजी के साथ चलने लगता है, उसी तरह से इसको भी बहुत तेजी से चला देते हैं W1 W2 को, और इस पर थोड़ा सा वोल्टेज देते हैं, ए पर विद्युत आवेश देते हैं, 10 से 20 हजार वोल्ट तक का आवेश देते हैं। तो क्या है कि ये पट्टा और नोक के बीच में गति के कारण दाब घट जाएगा। तो इस पर से कल ही बताया था नोकों की विसर्जन क्रिया, तो इस पर से धन आवेश टपक जाएगा पर्दे पर, और जब पर्दे पर टपकेगा, ये पट्टे पर टपकेगा, तो ये पट्टा तो ऊपर जा रहा है, तो पट्टे के साथ ही ये धन आवेश भी ऊपर उठेगा, और नोक से होते हुए यह धन आवेश बाहरी पृष्ठ पर, यानी बाहरी पृष्ठ पर धन आवेश प्रेरित होगा, और यहाँ का विभव बहुत ही अधिक हो जाएगा। और क्या है कि इस विभव को इसके द्वारा, F द्वारा विद्युत का तार जोड़ के किसी बाहरी परिपथ में भेजा जा सकता है। इस जनरेटर का उपयोग एक्सरे के उत्पादन में किया जाता है, न्यूक्लियर फिशन इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस को तोड़ने इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया। इसमें कल कुछ न्यूमेरिकल की बात हम लोग कर लेंगे, और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे। तो खैर फिलहाल इतना ही रहने दीजिए।